राशि जैसे ही फ़ोन रिसीव करने को हुई कि सामने से खुशी से चहकती स्विनी आती दिखाई दी। राशि ने कॉल कट कर दी और स्विनी की तरफ हंसती हुई भागी। स्विनी भी उसे देखकर तेज कदमों से आगे बढ़ी और दोनों अब एक दूसरे के गले लग गईं। स्विनी, यार हम तुम्हें बता नहीं सकते कि हम कितने ज़्यादा खुश हैं। आज तो नाचने का मन कर रहा है हमारा। राशि उससे अलग हुई। यार मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, पर हम यहाँ नहीं नाच सकते ड्यूटी पर। लेकिन तू टेंशन ना ले, हम शाम को फ्री होकर क्वार्टर लौटेंगे ना, तब वहाँ सारे अरमान निकालेंगे। स्विनी, ठीक है। राशि, लेकिन अपनी खुशी की वजह तो बता कि क्या बात है मेरी भोली चिड़िया, जो तू आज इतना चहक रही है। स्विनी, बात ही ऐसी है, जब हम तुम्हें बताएंगे ना तो तुम भी ऐसे ही चहकोगी। लेकिन खुश तो तुम भी लग रही हो। राशि, मेरे पास भी एक गुड न्यूज़ है तेरे लिए। स्विनी, लेकिन हम अपनी वाली पहले सुनाएंगे। राशि, नहीं, पहले मैं बताऊंगी। स्विनी, पहले हमें बताने दो ना यार। राशि, नहीं ना, पहले मैं। स्विनी, पहले हम तुम्हारी भूली चिड़िया हैं ना। स्विनी उसके सामने मासूम सा चेहरा बनाने लगी। राशि उसे यूं देखकर बोली, वैसे कम तो तू भी नहीं है। अपनी बात मनवाने के लिए इस मासूम चेहरे को और भी मासूम बना लेती है। अगर अपनी ये हरकत तू मेजर तूफान के सामने कर लेती तो बात उसी दिन रफा दफा हो जाती। स्विनी, सोचा तो था हमने अपनी मासूमियत का फायदा उठाने का, लेकिन वहां तो खुद हमारी ही हिम्मत नहीं पड़ी उनकी तरफ देखने की, और उनका गुस्सा तो इतना कि पूछो ही मत। राशि, ये भी है। स्विनी, तो अब हम बताएं गुड न्यूज़। राशि सोचकर बोली, चल टॉस कर लेते हैं। हेड आया तो तू पहले बताएगी और टेल आया तो मैं पहले बताऊंगी। राशि ने जब टॉस किया तो टेल आया। वह खुश होते हुए बोली, मैं जीत गई। अब खुशखबरी सुन। पता है, मुझे मेजर तूफान मिले और उन्होंने हम दोनों को माफ़ कर दिया है। उनका कहना है कि हम बेंगलुरु वाला कांड भूल जाएं और भूल कर भी किसी से जिक्र ना करें। यह सुनकर सुनी चौंक गई। क्या, तुम्हें भी मेजर रॉय मिले थे? राशि, मुझे भी मतलब? स्विनी, क्योंकि हमें भी मिले थे और हमारी भी बात हो गई उनसे। हमने उन्हें सब कुछ सच बता दिया कि क्या गलतफहमी हुई थी और उन्हें उनकी घड़ी भी लौटा दी है। राशि राहत की सांस लेकर बोली, चलो यार, यह सब स्यापा खत्म हो गया। अब हम दोनों आराम से अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। मेजर तूफान से अब कोई खतरा नहीं हमें, और ना ही उनसे छुपना पड़ेगा। दोनों अब अंदर चल पड़ी। स्विनी, वैसे सॉरी यार, हमने तुम्हें गलत समझा। तुम सही थी। ऋषभ सर के बियर्ड है और वह उन पर सूट भी कर रही है। पता नहीं हमने उस रोज देखा क्यों नहीं। राशि अब चलते चलते रुक गई और मुस्कुराकर स्विनी को देखने लगी। नहीं भोली चिड़िया, तुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल चुका है कि मेजर तूफान के बियर्ड नहीं है, वो मेरी गलती थी। तो मुझे खुश करने के लिए ऐसा बोल रही है ना। स्विनी, नहीं राशि, हम झूठ नहीं बोल रहे, और तुम्हें खुश करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तुम ही ने तो बताया था कल, आज हमने भी देख लिया। राशि, नहीं है, मुझे पहले लगा था ऐसा। दोनों बहस करने लगी। कुछ देर बाद जब दोनों थक गईं, तब एक दूसरे को परेशान सा देखने लगी। राशि, यार यह बात तो घूम फिर कर वहीं आ गई, मतलब जहां से चले थे वहीं आ लौटे। मुझे तो लग रहा है कि ये पक्का मेजर तूफान हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। स्विनी, कहीं ऐसा तो नहीं कि रॉय सर हम दोनों में झगड़ा करवाना चाहते हो। राशि, कुछ तो खिचड़ी पक रही है उनके दिमाग में। एक काम करते हैं, अब जब कभी हम में से कोई एक मेजर तूफान से मिलेगा, वो उसी वक्त दूसरे दोस्त को बुलाएगा। हर बार हम अकेले अकेले मिल रहे हैं उनसे, इस बार हम उनसे एक साथ मिलेंगे। फिर देखते हैं कि नाटक कैसे करते हैं। कबीर सिन्हा सर से बात करके अपने कमरे में आ बैठा। उसे ध्यान आया कि माँ से बात नहीं हुई। उसने टाइम देखा, अभी भी उसे जाने में आधा घंटा था। उसने माँ को फोन किया। राधा माँ आंगन में बैठी थी।
उन्होंने जब फ़ोन की स्क्रीन पर कबीर का नाम देखा तो चेहरे पर खुशी झलक उठी। उन्होंने जल्दी से मौली और तारा को पुकारा, जल्दी आओ दोनों, मेरे कबीर का फ़ोन है। मौली तारा जल्दी से भाग कर आईं और माँ के पास बैठ गईं। कबीर का नाम सुनते ही तारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उसकी आवाज़ सुनने के लिए बेताब थी। माँ की आंखें नम हो गईं और गला रुंध गया। मौली, फ़ोन तो उठाइए माँ। माँ, हाँ हाँ उठाती हूँ, पहले थोड़ा संभालने तो दे, वरना कबीर बहुत चालाक है, समझ जाएगा कि मैं रो रही हूँ। तारा, वह तो हर बार आपको वैसे भी पकड़ लेता है, देख लेना इस बार भी पकड़ ही लेगा। माँ ने मुस्कुराकर कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ कबीर ने माँ की आवाज़ सुनी तो होठों पर हंसी और आंखों में नमी अपने आप उतर आई। वह खुद को संभालते हुए बोला, कैसी हो माँ? माँ नाराज होने का नाटक करते हुए बोली, तुझे उससे क्या मतलब? तुझे तो अपने काम और दोस्तों से ही फुर्सत नहीं है। कुछ काम है तो बोल, वरना मेरे पास भी बहुत काम है घर पर। तारा और मौली माँ की यह बात सुनकर हंसी तो उन्होंने उन दोनों को चुप रहने का इशारा किया। कबीर, अच्छा, वैसे मुझे तो लगता था कि आप हर रोज़ मेरे फ़ोन का इंतज़ार करती हैं, पर कोई बात नहीं, आपके पास काम है तो ठीक है, आप काम कर लो, मैं फिर कभी फ़ोन कर लूँगा जब आपके पास टाइम होगा। माँ ने यह सुना तो नाराज़ हो गई। मेरे मुंह से बात निकली नहीं कि साहबजादे ने जवाबी हमला किया नहीं। कबीर हंस पड़ा, तो आप ही बताओ क्या करूं मैं? एक तो बातें शुरू करने से पहले ही आंखों से आंसू बहाने लगती हो, और मुझे पता है कि आप हर रोज़ मेरे फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार करती हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाडला जो हूँ मैं आपका। सच कहूँ तो मैं भी आपको बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। माँ, हाँ, मुझे अपनी बातों में उलझा रहा है। तुझे कैसे पता चल जाता है हर बार कि मैं रोई हूँ? कबीर, बेटा हूँ आपका, आपको आपसे बेहतर जानता हूँ, क्यों करती हो ऐसा? मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ, तो क्या करूँ? तेरे जैसी पत्थर दिल नहीं हूँ ना। एक वो ऋषभ है, मेरी एक बात नहीं मानता, फिर तू भी तो है उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला। कबीर, आप गलत बोल रही हैं। ऋषभ आपकी सारी बातें मानता है, सिवाय शादी की बात को छोड़कर। राधा माँ, हाँ हाँ पता है मुझे, लेकिन वह शादी के मामले में तेरी बात जरूर मानेगा। तो कुछ कहता क्यों नहीं उससे? उल्टा मुझे ही डांटता रहता है। कबीर, देखो माँ, शादी के मामले में किसी से जबरदस्ती करना सही नहीं है। मान लो कि मैं उसे शादी का बोल दूं और वह मान जाए, पर बाद में खुश ना रहे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? माँ, तो जिंदगी भर अकेला रखने का इरादा है? मैंने इतनी लड़कियां ढूंढी पर उसे एक भी पसंद नहीं आई। बता क्या करूं मैं? कबीर, क्या पता उनमें से कोई भी वाकई में ऋषभ को पसंद ना हो। राधा माँ, अच्छा, तेरा मतलब है कि मुझे कुछ समझ नहीं, मैं अच्छी लड़कियां नहीं लाई उस शैतान के लिए। कबीर, मैंने ये नहीं कहा माँ, पर अपने ऋषभ के लिए ऐसी लड़की होनी चाहिए कि वो भी शादी करने से मना न कर पाए। यह सुनकर तारा और मौली तालियां बजाने लगीं। तारा खुशी से बोली, शाबाश मेरे हीरो, क्या बात कही है, हाय दिल जीत लिया एक बार फिर तुमने मेरा। अब मौली, माँ और उधर कबीर यह सुनकर चौंक गए। तारा को एहसास हुआ कि उसने माँ के सामने यह क्या बोल दिया। उसने अब जल्दी से माँ के आंचल से अपना मुंह छिपा लिया। माँ और मौली हंसने लगे, लेकिन कबीर छिप गया। वह मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। माँ, और एक ये चापली की शैतानियां बंद नहीं होती। अच्छा सुन, समझदारी के हिसाब से तू सबसे बड़ा बेटा है। देव और मंजी से बोलूंगी तो ऋषभ जैसी ही कोई उठा ले आएंगे। अब भाई होने की अपनी जिम्मेदारी उठा और मेरे ऋषभ के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर ला, जो मेरे ऋषु का ख्याल रख सके, उसे समझ सके। कबीर, मैं कहाँ से लाऊंगा? माँ, मुझे कुछ नहीं पता, ये तेरा सिर दर्द है कि कहाँ से लाता है। 2 महीने देती हूँ, वरना तीसरे महीने शादी करनी ही पड़ेगी उसे मेरी पसंद की लड़की से। कबीर की नज़र अब ऋषभ की घड़ी पर पड़ी। वह मुस्कुरा दिया।
आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल वैसी ही लड़की लाऊंगा जैसी आपको चाहिए। माँ, मेरे सारे बच्चों का ख्याल रखना और खासकर उस शरारती रावण का, वो मेरी जिम्मेदारी है। तू समझता है ना, उसकी सलामती मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कबीर, समझता हूँ माँ, आपकी जिम्मेदारी मतलब मेरी जिम्मेदारी है। मैं तो सबका ख्याल रखूँगा, पर मेरा कौन रखेगा? माँ, तारा है ना। सभी हंस पड़े। माँ ने रोहन के रिश्ते के बारे में कबीर को बताया। कुछ देर यूं ही बातें कर कबीर मंजीत के साथ किसी काम से बाहर चला गया। शाम को ऋषभ काम खत्म कर वापस आया। देव और जय भी तब तक वापस आ चुके थे। देव आंगन में कुर्सी पर बैठा था और जय थोड़ी दूर खड़ा था। ऋषभ खुद के और सिन्हा सर के क्वार्टर को अलग करने वाली दीवार पर पीठ टिकाकर खड़ा हो गया और देव जय दोनों से बातें करने लगा। अभी उनकी आपस में बातें चल ही रही थीं कि माँ ही बाहर आंगन में आ गई। जब उसकी नज़र जय पर पड़ी तो उसने अपना हाथ हिलाते हुए जय को हेलो का इशारा किया और मुस्कुरा दी। जय उसे देखकर खुश हो गया और फटाफट से हाथ हिला माही को उसके हेलो का जवाब दिया। लेकिन वो ये भूल गया कि देव और ऋषभ की नज़र उसी पर है। जय को हाथ हिलाते देख दोनों ने फटाफट से पीछे मुड़कर देखा। माही ने जब उन दोनों को खुद को यूं देखते हुए पाया तो डर कर कि कहीं ये लोग उसे डांट ना दें, अंदर चली गई। इस कहानी की लेखिका ऋषभ हंस पड़ा। छोटे, तू तो सुपर फास्ट निकला, आते ही रंग जमा दिया। शर्मा पर उपलब्ध है। जय, अगर आप यह मैं समझा नहीं सर। चैनल पर सुन रहे हैं देव, तो इसका सीधा अर्थ है अब इतने भी सीधे ना बनो, सब समझ में आ रहा है तुम्हें। पहले ही दिन लड़की से दोस्ती करना अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं। ऐसे लोगों की हिम्मत ऋषभ, ना बढ़ाएं। बारूद के ढेर पर बैठे हो जनाब, जरा सी चिंगारी और तुम्हारा किस्सा खत्म। याद रखना, जिस दिन पकड़े गए अच्छे से सारी आशिकी उतारी जाएगी। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है यह सब मोह माया में पड़ने की। जय मुस्कुरा दिया। अगले महीने 23 का हो जाऊंगा। अभी अच्छी लड़की ढूंढना शुरू करूंगा, तब जाकर 2-3 साल में कोई अच्छी लड़की मिलेगी ना। मेरे हिसाब से तो हमें हमारी ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करना चाहिए। देव, लड़का बात तो सही कह रहा है। ऋषभ की नज़र दूर सामने से आती राशि और सुनी पर पड़ी। वो दोनों आपस में बातों में उलझी हुई थी, इसलिए ऋषभ को देखा नहीं। उन्हें उस ओर आते देख ऋषभ चौंक गया कि यह चंट सहेलियां कहाँ आ रही हैं। कहीं ये मेरे ही पास तो नहीं आ रही। लेकिन इन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ। ऋषभ की नज़र सुनी पर पड़ी। बेंगलुरु से आने के बाद आज इतने दिनों बाद वह उसे देख रहा था। सुनी राशि की किसी बात पर हंस पड़ी थी। ऋषभ उसे गौर से देखने लगा। जितनी भोली शक्ल है उतनी ही प्यारी आवाज़ और गालों पर डिंपल भी पड़ते हैं। लेकिन इसका एक खुराफाती दिमाग इसकी सारी खूबियाँ छिपा देता है। जरूर ये इस राशि के साथ रह रहकर ऐसी बन गई है। जय ने जब ऋषभ को सुनी को देखते हुए पाया तो ऋषभ के पास जा धीरे से बोला, वैसे सर, आपकी तो उम्र है ना मोह माया में पड़ने की, और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आप पढ़ने भी लगे हो। ऋषभ ने जय की तरफ देखा। कुछ भी बोले जा रहा है। जय सुनकर चुप हो गया। ऋषभ क्वार्टर के अंदर चला गया। राशि और सुनी भी अपने क्वार्टर के अंदर चली गईं। घंटे भर बाद राशि को ऋषिकेश वाले फ़ोन की याद आई। उसने जल्दी से उस नंबर पर कॉल बैक किया। हाँ बोल। अच्छा, कब? ओह, तो ये बात है। ठीक है, तू परेशान मत हो। राशि ने कुछ समझाया और फ़ोन रख इत्मीनान से बैठ गई। थोड़ी देर में सुनी भी वहाँ आई। राशि, अरे यार, हमारी एक दोस्त है बचपन की, महक, बताया था ना तुम्हें? सुनी, हाँ। राशि, तो महक का बॉयफ्रेंड है, बड़ा शरीफ बंदा है, तो महक उससे शादी करना चाहती है, लेकिन घर वाले मान ही नहीं रहे। सुनी, फिर? राशि, फिर क्या? घर वाले उसकी ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं और अजमेर से रिश्ता भी आया है। लड़के वालों को तो महक पसंद है,
लेकिन वो बेचारी रो रही है। सुनी, तो अब क्या करना है? राशि, मैंने उस लड़के का नंबर मांगा है, अब उसे अच्छे से डरा धमका देंगे। इसके बाद वो खुद ही रिश्ते से मना कर देगा। सुनी, और अगर वह नहीं माना तो? राशि, तू टेंशन ना ले, उसे ऐसे ऐसे भजन सुनाऊंगी ना कि बेचारे का दिमाग सुन्न हो जाएगा। तभी महक का मैसेज आया जिसमें रोहन का फ़ोन नंबर था। राशि, अब देखो बेटा, तुम्हारे घोड़ी पर चढ़ने के सारे अरमान कैसे ठंडे करने वाली हूँ। राशि ने रात में रोहन को फ़ोन किया। उधर कबीर भी क्वार्टर आ पहुंचा और देव से ऋषभ के बारे में पूछकर उससे मिलने चला गया।